इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि मोटर के ऊपर ये आरपीएम क्या लिखा हुआ है या फिर ये केवीए कोड का क्या मतलब होता है, इसके अंदर सर्विस फैक्टर का क्या मतलब होता है, और भी जो मोटर के ऊपर अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं जैसे IP55, IEC 60034, इन सारी चीजों का क्या मतलब होता है, इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोमर्स पर। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमारी जो मोटर की नेम प्लेट होती है उसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। मोटर की नेम प्लेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, इनको किस तरह से पढ़ा जाता है, कौन सी चीज़ का क्या मतलब होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर मोटर वाइंडिंग के बारे में या मोटर के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें हमें पता चलता है कि मोटर की स्पेसिफिकेशन किस तरह से पढ़ी जाती है। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्री में कई बार ऐसा होता है, अगर आप काम करने जाते हैं या फिर कई इंटरव्यू पर जाते हैं तो वहां पर आपको ये चीज पूछ सकते हैं। वहां पर हमें पता चलता है कि मोटर कितने प्रकार की होती है। तो अगर मोटर की नेम प्लेट ही आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आपको मोटर को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो आज की इस एक वीडियो में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाने वाला है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप जो मैक्सिमम मोटर्स होती है उसकी नेम प्लेट को आप समझ पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोटर की हेडिंग से। देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये कंपनी का नाम है, यानी ये मोटर किस मेक की है, इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर सीमेंस लिखा हुआ है, यानी ये एक सीमेंस की मोटर है। अगर एबीबी कंपनी की होती तो वहां पर एबीबी लिखा होता, या फिर क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिखा होता क्रॉम्पटन की होती। तो इस तरह से मोटर का जो नाम है, यानी जिस कंपनी का मेक है, वो ऊपर हेडिंग पर लिखा हुआ होता है। और एकदम बॉटम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एसी इंडक्शन मोटर, यानी ये मोटर किस प्रकार की है। मोटर अलग अलग प्रकार की होती है, आप सब जानते हैं। या तो सिंगल फेस मोटर होती है, या फिर कोई 3 फेस मोटर होती है, या कोई सर्वो मोटर होती है। तो यहाँ पर उसकी हेडिंग दे रखी है इस प्रकार से कि ये किस टाइप की मोटर है। देखिए, अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर का जो पर्पस होता है वो इसके लिए होता है कि कभी मान लीजिए हमारी कोई मोटर है, वो डैमेज हो गई है या फिर उसको वारंटी कवरेज के लिए भेजना है, तो जो कंपनी है वो इसी ऑर्डर नंबर से उसे आइडेंटिफाई करती है। यानी ये मोटर इस मॉडल की है या फिर इस पर्टिकुलर कंपनी ने इस मोटर को परचेज किया था, तो वो सारी चीजें इस ऑर्डर नंबर से डिफाइन होती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है IEC 60034। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, IEC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्नीशियन कमीशन। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को स्टैंडर्ड बनाती है। अब यहाँ पर ये जो IEC नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये जो मोटर है वो IEC इंटरनेशनल प्रिंसिपल को फॉलो करती है। यानी उनके जो नॉर्म्स है, जो मोटर की डिजाइन उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस चीज को ये फॉलो करती है। इसीलिए यहाँ पर इसके नंबर लिखे हुए हैं। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है उसको ये फॉलो करती है, जैसे एफिशिएंसी हो गई, इसका जो मोटर का डिजाइन हो गया, या फिर इसका जो इंसुलेशन क्लास है, वो सारी चीजें ये मोटर फॉलो करती है। इसी के आगे जस्ट लिखा हुआ है IS रेफरेंस 325। इसका मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये मोटर इंटरनेशनल नॉर्म्स को तो फॉलो करती है, साथ में जो इंडियन नॉर्म्स होते हैं उनको भी फॉलो करती है। इसीलिए यहाँ पर उसके नंबर लिखे हुए हैं। यानी ये मोटर इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी अप्रूव्ड हो चुकी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ड्यूटी के ऊपर। देखिए, मोटर के ऊपर ड्यूटी लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है S1, यानी ये मोटर S1 ड्यूटी की है। S1 ड्यूटी का मतलब हुआ कि ये मोटर कंटिन्यूसली चलती है। इसी प्रकार से अलग अलग ड्यूटीज होती है, जैसे कोई S2 ड्यूटी है, इसका मतलब शॉर्ट टाइम के लिए चलती है। इसी प्रकार S3 ड्यूटी की मोटर्स भी आती है, जिसका मतलब होता है इंटरमिटेड ड्यूटी, यानी मोटर बार बार स्टॉप होती है और बार बार चलती है। जैसे कोई लिफ्ट होती है, उसके अंदर S3 ड्यूटी की मोटर्स लगती है। इसी प्रकार से और भी ड्यूटीज की होती है, जैसे कोई S4 ड्यूटी की मोटर है या फिर S6 ड्यूटी की मोटर है। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन पे बेस्ड होती है कि मोटर कितनी देर तक चल रही है। कोई कंटिन्यूस मोटर चल रही है लेकिन उसका लोड अलग है, तो वो S6 ड्यूटी की मोटर होती है। इसी प्रकार से मोटर के ऊपर यहाँ पर ड्यूटी लिखा होता है और इस मोटर की ड्यूटी S1 है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग IP55 के ऊपर। देखिए, IP55 का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। ये एक स्टैंडर्ड चीज होती है जो आपके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर मोबाइल फोन्स के अंदर भी आपको दिखने को मिलती है, जहां पर लिखा होता है कि ये मोबाइल IP55 का है या IP57 का है। तो इस तरह से ये डिफाइन करता है कि ये जो मोटर है वो डस्ट प्रूफ है और वाटर के फ्लैश से प्रूफ है। देखिए, ये भी स्टैंडर्ड कोड होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट होता है, यानी ये जो फर्स्ट वाला डिजिट है, इसका मतलब होता है कि ये डस्ट प्रोटेक्शन करती है। और जो सेकंड डिजिट होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि ये हमें वाटर से प्रोटेक्शन देती है, वाटर स्प्लैशेस से प्रोटेक्शन देती है। इसी प्रकार से अगर ये नंबर यहाँ पर चेंज होते हैं, यानी कोई IP65 की मोटर है
तो यानी वो कंप्लीटली डस्ट प्रूफ है और वाटर स्प्लैश प्रूफ है। इस तरह से इन नंबर्स को लिखा जाता है, ये भी एक स्टैंडर्ड चीज होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, यानी जो मोटर का जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है उसको मेंशन किया गया है कि ये मोटर 2019 में बनी है। इसी के साथ यहाँ पर आगे सीरियल नंबर भी लिखे हुए हैं, ये इस पर्टिकुलर मॉडल के सीरियल नंबर्स होते हैं, यानी 2019 में ये कौन से सीरियल नंबर की मोटर है इसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी जब भी मोटर के अंदर कोई वारंटी कवरेज हो या फिर बिलिंग के टाइम हमें मोटर को मेंशन करना हो तो उसके लिए ये सीरियल नंबर बेनिफिशियल होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है किलोवाट और एचपी, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी मोटर के अंदर जिसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी के मदद से हम मोटर को देखते हैं कि ये मोटर कितने पावर की है या फिर इस मोटर का क्या एप्लीकेशन हो सकता है। हर मोटर के ऊपर ये वाली चीज हमेशा मेंशन होती है। आप किसी भी मोटर को चेक करिए, उसके ऊपर किलोवाट और एचपी तो हमेशा लिखा ही होगा, चाहे वो मोटर सिंगल फेज की हो या फिर 3 फेज की हो। आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर वोल्ट 415 लिखा हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो ये सिंबल डिनोट करता है डेल्टा को। इसी प्रकार से एक और सिंबल बनता है कुछ इस प्रकार से, जिसका मतलब होता है स्टार। अब ये जो मोटर है वो 415 वोल्ट डेल्टा पर चलती है, जिस चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसीलिए इसके आगे कुछ इस प्रकार का सिंबल बना हुआ है। 415 हमारा 3 फेज सिस्टम होता है और 220 या 230 वोल्ट हमारा सिंगल फेज सिस्टम होता है। अब देखिए यहाँ पर इसी के साथ एक और चीज लिखी हुई है, कूलिंग IC 6100। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये भी इंटरनेशनल कूलिंग सिस्टम होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स और होते हैं, जैसे IC 411, IC 611 या फिर IC 01। अब यहाँ पर IC 611 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मोटर में इंटरनल फैन है और एक्सटर्नल कूलिंग भी यूज हो सकती है। और इस कूलिंग सिस्टम का पर्पस होता है मोटर को ओवरहीटिंग से बचाना, इसीलिए यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया जाता है। इसके अलग अलग नंबर्स होते हैं कुछ इस प्रकार से, जो डिफाइन करते हैं कि मोटर के अंदर किस प्रकार का कूलिंग सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है PF। PF का मतलब होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये बताता है कि मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को कितनी एफिशिएंसी से यूज कर रही है। अब इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। अगर कोई पावर फैक्टर 0.5 है तो वो काफी पुअर है, और अगर पावर फैक्टर 0.9 है तो वो काफी अच्छा पावर फैक्टर है, यानी मोटर बहुत अच्छी एफिशिएंसी से काम कर रही है। यहाँ पर इस मोटर का पावर फैक्टर 0.82 लिखा है, जो एक डिसेंट माना जाता है। जितना ये नंबर 1 से क्लोज होगा उतना पावर फैक्टर अच्छा माना जाता है। मोटर के लिए पावर फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव और रिएक्टिव पावर का रोल होता है। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करके आप इसको डिटेल में भी समझ सकते हैं कि आखिर मोटर के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है और इसका क्या रोल होता है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर लिखा हुआ है AMP। AMP का मतलब होता है मोटर के एम्पियर्स। और याद रखिए ये मोटर के फुल लोड एम्पियर्स होते हैं, यानी जब मोटर फुल लोड पे चलती है तो उसको अप्रोक्सीमेट कितने एम्पियर लेने चाहिए। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है ये मोटर 52 फुल लोड एम्पियर्स पर चलती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग मोटर्स के अंदर अलग अलग एम्पियर्स लिखे होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज लिखी गई है ANCL ODP। अब इसका मतलब होता है इनक्लोजर टाइप। ODP का फुल फॉर्म होता है ओपन ड्रिप प्रूफ। इसका मतलब होता है कि मोटर का इनक्लोजर टाइप कैसा है, क्या मोटर के अंदर कोई वेंटिलेशन का होल है या फिर पूरी मोटर पैक है। और ODP का मतलब होता है ओपन ड्रिफ्ट प्रूफ, यानी मोटर में वेंटिलेशन की ओपनिंग्स होती है, पानी की ड्रॉपलेट से भी इसका प्रोटेक्शन होता है। इसी प्रकार से एक और टाइप का इनक्लोजर होता है जिसे हम कहते हैं TEFC। आप किसी मोटर में इस चीज को भी देख सकते हैं, जिसका मतलब होता है टोटली इनक्लोज्ड फैन कूलिंग। मतलब मोटर कंप्लीटली इनक्लोज्ड है, उसके अंदर कोई भी वेंटिलेशन का होल नहीं है या फिर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट लीकेज का होल नहीं है। उसकी जो कूलिंग सिस्टम है वो सिर्फ फैन से होती है। इसी प्रकार अलग अलग इनक्लोज टाइप्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है PH3, यानी जो मोटर का फेज है वो 3 है, यानी ये एक 3 फेज मोटर है। क्योंकि यहाँ पर 415 वोल्ट ऑलरेडी मेंशन था, तो 415 वोल्ट पर मोटर 3 फेज में ही चलती है। इसी के साथ आगे मोटर का वेट भी लिखा हुआ है। ये टोटल वेट होता है मोटर का रोटर और स्टेटर के साथ, यानी जब पूरी मोटर पैक होती है तो उसका पर्टिकुलर क्या वेट होता है। इस मोटर का वेट यहाँ पर 140 kg दिया हुआ है, यानी जब ये मोटर पूरी कंप्लीटली असेंबल्ड है तो इसका वेट 140 किलोग्राम्स है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है RPM, यानी जो मोटर के रेटेड RPMs है कि मोटर कितने RPM पर चलती है। यहाँ पर 1500 लिखा हुआ है, यानी ये एक 1500 RPM की मोटर है। कुछ मोटर्स में 2900 RPM हो सकता है, 900 RPM हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मोटर आपने किस टाइप की सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पर इसी चीज को डिनोट किया जाता है कि मोटर के जो रेटेड RPMs है वो क्या होने वाले हैं।
यहाँ पर 1500 आरपीएम लिखे हुए हैं। आगे हम लोग चलते हैं हर्ट्ज पे। अब मोटर जो है वो कितने हर्ट्ज पे चलती है। देखिए इंडिया में मेजरली हमारा जो हर्ट्ज होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन अगर हम यूएसए और यहाँ की बात करें तो वहां पर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। इसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि जो मोटर के हर्ट्ज है वो कितने हैं, तो यहाँ पर मेंशन है कि ये मोटर 50 हर्ट्ज की है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है केवीए कोड। अब बहुत सारे लोग इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि आखिर केवीए कोड क्या होता है। लोग नहीं जानते हैं कि केवीए कोड का मतलब क्या होता है। देखिए जो केवीए कोड होता है वो मोटर का स्टार्टिंग करंट रेंज बताता है, यानी जब मोटर स्टार्ट हो रही है तो उसका स्टार्टिंग करंट कितना है, क्या स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा है या फिर मीडियम है या फिर लो है। अब इस चीज को भी अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, जैसे ए बी सी, इस तरह से एच तक इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ पर इस मोटर के अंदर जी लिखा हुआ है, यानी इसका जो स्टार्टिंग करंट है वो काफी ज्यादा हाई है। ए डिनोट करता है एकदम लो स्टार्टिंग करंट को, और जितना नंबर इंक्रीज होगा उतना स्टार्टिंग करंट हाई होने वाला है। अगर यहाँ बीच में किसी वैल्यू पर आता है यानी स्टार्टिंग करंट वहां पर मीडियम होगा। इस प्रकार से ये जो केवीए कोड है ये यही डिफाइन करता है कि मोटर का स्टार्टिंग करंट क्या रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा हुआ है मोटर की फ्रेम 286T, यानी ये डिफाइन करती है कि मोटर की जो फ्रेम साइज है वो क्या रहने वाली है। ये कंप्लीटली मैकेनिकल डायमेंशंस होते हैं जो स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं कि मोटर के शाफ्ट वेट क्या होगा, मोटर के माउंटिंग होल्स क्या होंगे, मोटर की जो बॉडी साइज है वो क्या होगी, स्टेटर को जो फिक्स किया है उसकी साइज क्या है। तो ये जो फ्रेम है ये इसी चीज को डिफाइन करती है कि मोटर की क्या फ्रेम साइज है। ये चीज तब जरूरी होती है जब हमारे मोटर के अंदर कुछ चीज डैमेज हो जाती है या फिर हमें किसी बॉडी को रिप्लेस करना होता है, तो एग्जैक्ट इसी फ्रेम साइज से हमारी बॉडी वापस से रिप्लेस होकर आ जाती है। इसीलिए यहाँ पर फ्रेम साइज को लिखना बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं EFF 86%। इसका मतलब होता है एफिशिएंसी 86%, यानी ये जो मोटर है वो कितनी एफिशिएंसी दे सकती है। देखिए कोई भी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने पर कितनी एफिशिएंसी से उसको कन्वर्ट कर रही है, इस चीज को ये डिनोट करता है। मान लीजिए 100 यूनिट्स है और मोटर की एफिशिएंसी 86% है, तो जो 86 यूनिट्स होंगे वो यूजफुल होंगे और जो 14 यूनिट्स होंगे वो हीट लॉस में निकल जाएंगे। इसीलिए मोटर की एफिशिएंसी को लिखना बहुत जरूरी होता है कि मोटर आखिर कितनी एफिशिएंट है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पोल्स लिखे हुए हैं, यानी मोटर की वाइंडिंग के अंदर कितने पोल्स हैं। तो यहाँ पर ये अगर 1500 आरपीएम की मोटर है तो इसके 4 पोल्स हैं। इसी तरह अगर कोई 2900 आरपीएम की मोटर होती तो उसके अंदर 2 पोल्स होते हैं। कोई 960 या 1000 आरपीएम की मोटर होती तो उसके अंदर 6 पोल्स होते हैं। इसी प्रकार से जो आरपीएम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मोटर के पोल्स लिखे जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास इंसुलेशन और एफ लिखा हुआ है, यानी मोटर के अंदर जो वायर यूज किया गया है या फिर जो इंसुलेशन का मटेरियल यूज किया गया है, जैसे उसके स्लॉट के पेपर्स या फिर सेपरेटर के पेपर्स, उसके अंदर का जो वार्निश यूज किया गया है, ये सारी चीजें इंसुलेशन के अंदर आती है और ये इसकी क्लास होती है स्टैंडर्ड वाइज। अब ये जो क्लास है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के इंसुलेशन क्लास होती है, जैसे ए, बी, एफ और एच, यानी मोटर के अंदर इन प्रकार के इंसुलेशन के क्लास यूज करे जाते हैं। अगर कोई ए क्लास इंसुलेशन की मोटर है तो उसके अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर 105 डिग्री होगा, यानी जो वायर और पेपर्स हैं वो इतने टेम्परेचर हैंडल कर पाएंगे। कोई बी क्लास की मोटर है तो वो 130 डिग्री का टेम्परेचर हैंडल कर सकते हैं। इसी की तरह अगर कोई एफ क्लास इंसुलेशन की मोटर है तो वो 155 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हैंडल कर सकती है। और सबसे हाई टेम्परेचर हैंडल करने वाली क्लास होती है एच, जो होती है 180 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हैंडल कर सकती है। यानी जो अंदर स्लॉट पेपर यूज करे गए हैं, जो वायर यूज किया गया है, जो वार्निश यूज किया गया है, वो इतना टेम्परेचर आसानी से सहन कर सकता है और आपकी मोटर को चला सकता है, वो नहीं जलेगा। इसी के साथ साथ टेम्परेचर की एक और यूनिट यहाँ पर लिखी होती है जिसको हम बोलते हैं AMB। AMB का मतलब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी मोटर का जो आसपास का एनवायरनमेंट है जहां पर ये मोटर लगी हुई है वहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए। वहां पर मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर हुआ तो ये मोटर अच्छी तरीके से चलेगी। इसी चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस फैक्टर। सर्विस फैक्टर 1.15 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि मोटर 15% एक्स्ट्रा लोड टेम्परली हैंडल कर सकती है। ये इस मोटर का सर्विस फैक्टर होता है। मान लीजिए अगर ये मोटर 40 HP की है तो इसका 15% यानी ये 46 HP अप्रोक्सीमेट इतना लोड हैंडल कर सकती है, वो भी टेम्पररी सिचुएशन के लिए। ये मोटर का सर्विस फैक्टर होता है। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीस। मोटर के अंदर किस प्रकार का ग्रीस यूज करना है उसकी चीज यहाँ पर मेंशन करी गई है।
तो इस मोटर के अंदर यूनिरेक्स N3 का ग्रीस यूज किया गया है। इसी के साथ रीलब हावर्स लिखे हुए हैं, यानी रीलब का मतलब होता है री ल्यूब्रिकेटिंग हावर्स, यानी 5800 घंटे बाद आपको ग्रीस को वापस बदलना होगा ताकि बेरिंग की लाइफ अच्छी रह सके। इसी प्रकार ग्रीस की क्वांटिटी भी लिखी हुई है और यहाँ पर दो और चीजें लिखी हुई है, डीई और एनडीई। डीई का मतलब होता है ड्राइव एंड और एनडीई का मतलब होता है नॉन ड्राइव एंड। ड्राइव एंड जहां पर हमारी मोटर की कपलिंग लगती है या फिर कोई पुली लगती है उसको हम ड्राइव एंड बोलते हैं, और नॉन ड्राइव एंड वो होता है जहां पर मोटर का कूलिंग फैन लगा जाता है, यानी कोई भी लोड जिस साइड नहीं लगता है उसको हम एनडीई बोलते हैं। तो जो डी साइड है यहाँ पर ग्रीस की क्वांटिटी 90 ग्राम्स लिखी है और एनडीई साइड पर 70 ग्राम्स लिखी है। इसी के साथ यहाँ पर फाइनल चीज लिखी हुई है बेरिंग्स की, कि मोटर के डीई साइड के अंदर कौन सी साइज का बेरिंग लगा है और एनडीई साइड के अंदर कौन सी साइज का बेरिंग लगा है। जब हम मोटर की सर्विसिंग करते हैं या फिर कोई रिवाइंडिंग के लिए भेजते हैं तो वहां पर ये चीज जरूरी होती है कि मोटर के बेरिंग रिप्लेसमेंट के लिए आसानी हो जाए, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि मोटर के अंदर किस साइज के बेरिंग लगे हैं। इसी प्रकार से दोस्तों पूरी मोटर की नेम प्लेट को इस तरह से पढ़ा जाता है। अगर आपने इस एक वीडियो को देख लिया है तो आपने मोस्ट ऑफ द मोटर्स के नेम प्लेट को समझ लिया है। होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की इलेक्ट्रिकल्स की वीडियोस को लेकर आता हूं। अगर आपको मोटर के अंदर एक्टिव और रिएक्टिव पावर के बारे में डिटेल में समझना है या फिर पावर फैक्टर के बारे में डिटेल में समझना है तो इस वाली लिंक पर जरूर क्लिक करिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए इसी तरह की और वीडियोस लेकर आ सकूं जिसमें मैं आप लोगों को ब्रीफली मोटर की नेम प्लेट या फिर स्पेसिफिकेशन समझा सकूं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching.